2 सितंबर 2023 इंडिया के लिए एक ऐतिहासिक दिन, क्योंकि इस दिन इसरो ने सूरज को स्टडी करने वाला पहला इंडियन स्पेसक्राफ्ट मिशन लॉन्च किया, जिसका नाम है आदित्य L1। पर जिस तरह हमारा स्पेसक्राफ्ट मून पे लैंड हुआ था, उस तरह से आदित्य L1 सूरज पे लैंड तो नहीं हो सकता। फिर ये काम कैसे करेगा? इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे? कितना टाइम लगेगा इसको अपना मिशन अकम्प्लिश करने में? और भारत के लिए इस मिशन के क्या मायने होंगे? बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे आज इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। अर्थ और सन के बीच में लगभग 151 मिलियन किलोमीटर्स की दूरी है, लेकिन आदित्य L1 अर्थ से सिर्फ 1.5 मिलियन किलोमीटर्स की दूरी तक ही जाएगा, यानी उस पॉइंट तक ही जाएगा जिसे लैग्रैंज पॉइंट यानी L1 बोला जाता है। L1 तक पहुंचने में इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च होने के बाद से 4 महीने का समय लगेगा। एक बार ये वहां पहुंच गया तो ये 5 साल तक L1 के अराउंड एक हेलो ऑर्बिट पर घूमेगा और सन को ऑब्जर्व करेगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि ये लैग्रैंज पॉइंट होता क्या है? लैग्रैंज पॉइंट एक ऐसी खास जगह है, या यूं कहो कि ऐसे यूनिक पॉइंट्स है जहां स्पेस में दो बड़े सेलेस्ट्रियल बॉडीज जैसे अर्थ और मून या अर्थ और सन के ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक छोटे ऑब्जेक्ट को स्टेबल पोजीशन में रहने देती है। इन पॉइंट्स को L1 से L5 तक लेबल किया गया है। मतलब अर्थ और सन के आसपास ऐसे 5 लैग्रैंज पॉइंट्स हैं। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहां अगर हम हमारी स्पेसक्राफ्ट को भेजेंगे तो स्पेसक्राफ्ट का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अर्थ और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स को कैंसल आउट कर देगा। इससे स्पेसक्राफ्ट को कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उस पॉइंट पर बने रहने के लिए, जिससे फ्यूल भी बचेगा और स्पेसक्राफ्ट उस हेलो ऑर्बिट पर घूमता रहेगा। इस पॉइंट से सन को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व किया जा सकता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है आदित्य L1। आदित्य मतलब सूरज और L1 मतलब लैग्रैंज पॉइंट। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि इस मिशन में सूरज के लिए L1 पॉइंट ही क्यों चुना? L2, L3, L4, L5 को क्यों नहीं चुना गया? तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि L3 पर जाना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो लिस्ट से हट जाता है। L2 पर ऑलरेडी जेम्स वेब टेलीस्कोप घूम रहा है, और अगर आदित्य L1 जाता भी है, बीच में अर्थ आ जाता है और सन की कंटिन्यूस स्टडी नहीं हो पाती। और L4 और L5 पे आदित्य L1 के क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ नेचुरल डेब्रीज पाए जाते हैं। नेचुरल डेब्रीज मतलब वो छोटे छोटे टुकड़े जो सेलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स जैसे एस्ट्रॉइड से आते हैं। तो बचा पॉइंट L1 जो सबसे बेस्ट है सन की स्टडी करने के लिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ये आदित्य L1 आखिर स्टडी क्या करेगा? इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं हमारे सूरज को। सूरज एक तरह का तारा है जो कि सेंट्रल पॉइंट है हमारे सोलर सिस्टम का। ये गर्म प्लाज्मा से बना हुआ है और हमारे लिए नेचर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सन की लाइट और हीट की वजह से ही धरती पर लाइफ पॉसिबल है। सन में अलग अलग लेयर्स होती है। सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है कोर, जहां हाइड्रोजन एटम्स में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जिससे हेलियम बनती है। कोर भयंकर गर्म होता है। इस पे सन का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। कोर से इनॉर्मस अमाउंट में एनर्जी निकलती है गामा रेस के फॉर्म में। कोर के ऊपर आता है रेडिएटिव जोन। इस लेयर में जो एनर्जी कोर में जनरेट हुई थी वो रेडिएशन से बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट होती है। रेडिएटिव जोन के बाद आती है कॉन्वेक्टिव जोन। यहाँ पर एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है हॉट प्लाज्मा के मूवमेंट से कन्वेक्शन के थ्रू। फिर आता है फोटोस्फीयर।
ये सन का विजिबल सरफेस होता है जहाँ से सनलाइट एमिट होती है। ये एक येलोइश सर्कल जैसा दिखता है, जैसा हमें धरती से दिखाई देता है। यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है, तकरीबन 5500 डिग्री सेल्सियस। फोटोस्फीयर के ऊपर आता है क्रोमोस्फीयर, जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने लगता है, मतलब 6000 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है और 20,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। फिर एक पतली सी लेयर आती है ट्रांजिशन रीजन, जो सेपरेट करती है क्रोमोस्फीयर को आउटर मोस्ट लेयर कोरोना से। फिर आती है सन की आउटर मोस्ट लेयर कोरोना, जो एक्सटेंड होती है स्पेस तक। ये काफ़ी गर्म होती है। अब आपको बता दें कि आदित्य L1 आखिर स्टडी क्या करने वाला है। आदित्य L1 का मिशन है सन के ऊपर की मेनली 2 लेयर्स को स्टडी करना, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। ये जो कोर इतना गर्म होता है, फिर फोटोस्फीयर थोड़ा ठंडा हो जाता है, फिर सन की बाहर की लेयर कोरोना बहुत गर्म हो जाती है। इसके पीछे क्या कारण है, ये जानने की कोशिश करेगा आदित्य L1। प्री फ्लेयर एक्टिविटीज़ को समझना, कोरोनल मास इजेक्शन को समझना। पर यह स्टडी कैसे करेगा सन की? इसके लिए आदित्य L1 पर 7 पेलोड्स लगे हैं। इन 7 पेलोड्स में से 4 पेलोड्स रिमोट सेंसिंग करेंगे सन की, मतलब डायरेक्टली सन को ऑब्जर्व करेंगे, और 3 पेलोड्स L1 पर मौजूद पार्टिकल्स और फील्ड्स की स्टडी करेंगे। तो अब एक्साइटिंग ये है कि जब ये आदित्य L1 अपना मिशन पूरा करके धरती पर वापस लौटेगा तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपने साथ लेके आएगा और क्या क्या सीक्रेट्स हमारे सामने खोल के रखेगा। जानने के लिए सब्सक्राइब करिए आपके अपने YouTube चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।